कौन रहता है यहाँ तख्त सजा कर सदियों, ये महल्लात तो सराय की तरह होते हैं। इतना जुल्म ना करे वक्त का हाकिम हम पर, कि वक्त तो ढलते हुए साई की तरह होते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है बेरोजगारी। यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। पांच या 10 की फैमिली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वह अपने बच्चों को कहाँ श्रीनगर या बारामूला रह सकता है। अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। बेटी, जहाँ चिराग जलता है उसके नीचे अंधेरा होता है। एक स्कूल है जहाँ टोटल रोल है 15 और पोस्टेड स्टाफ है वहाँ 30। क्योंकि जब सिक्योरिटी और सेफ्टी होगी तभी कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एजुकेशन, कोई भी और मुल्क की तरक्की हो सकती है। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में। मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी टीम ने उड़ी का दौरा किया है और उड़ी मुजफ्फराबाद और कश्मीर के बीच में होने वाले ट्रेड के लिए काफ़ी मशहूर थी। आपको ये भी बता दूं कि हमारे कश्मीर का जो सबसे पहला पावर प्रोजेक्ट है वो भी उड़ी में ही है। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं यहाँ के लोगों से टूरिज्म के हवाले से। हम जानते हैं उड़ी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की बात करें या जो बॉर्डर टूरिज्म की बात करें, यहाँ पे कमान अमन सेतु पोस्ट भी जो बनाया गया है, तो काफ़ी पोटेंशियल होने के बावजूद भी उतना इनफ्लो अभी नहीं है यहाँ पे टूरिस्ट का। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी जो है वो तरक्की की राह पर चल पड़े। मैंने 2 साल जेके टूरिज़म के साथ काम किया और मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट भी हैं। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है। मैंने उड़ी को जैसे एक्सप्लोर किया, मुझे नहीं लगता कि उड़ी से किसी ने भी उड़ी को एक्सप्लोर किया है। और मैंने बहुत सारी जगहें उड़ी की प्रमोट भी करी हैं। लेकिन जो सवाल हमारे टूरिज़म का है, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास टूरिज़म है कहाँ? हमारे पास कहाँ से टूरिस्ट आते हैं? हम तो मुंतज़िर हैं टूरिस्ट के कि वो यहाँ पर आएँ, हम उन्हें अपने देसी खाने खिलाएं, उन्हें उन जगहों पर लेकर जाएं जो जगह उन्होंने कभी देखी नहीं है। हमारे पास नामला वाटरफॉल है जो कश्मीर के अंदर एक फेमस वाटरफॉल है। उसके अलावा हमारे पास बाज है, तरागा है, या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। तो टूरिज़म है कहाँ? वो कहाँ आ रहे हैं हमारे पास? ये कस्टमर्स कहाँ आ रहे हैं? तो अगर टूरिज़म यहाँ पर आ जाएगा तो हमें भी फ़ायदा होगा जिन्होंने 2-2 साल टूरिज़म के साथ काम किया है। उसके अलावा हमारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम कुछ साल में कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जहाँ पर ये लोग लुत्फ़ अंदोज़ होंगे अगर बाहर से कोई कस्टमर आएंगे। हमारे पास दरियाए झेलम है, उसके किनारे बहुत सारी जगह है। हम छोटे छोटे वहाँ पर हैमे लगा सकते हैं और वहाँ पर उनको अपना पहाड़ी फोक म्यूज़िक सुना सकते हैं या कैंप फायर कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है आपको दिखाने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी सरकार यहाँ पर ले आएगी तो इंशाल्लाह टूरिज़म भी बूस्ट हो जाएगा और लोगों को भी यहाँ पर रोज़गार मिल जाएगा। यहाँ बहुत शौकीन लोग थे कि हम अमन सेतु को देखें, क्योंकि वो एक ऐसा ब्रिज है जो पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान का और आधा हमारा इंडिया का बनाया। हमारे इंडिया ने आधा दे दिया पाकिस्तान को और लाइन खींच दी कि भाई इधर से आगे हिंदुस्तान को नहीं जाना है, वहाँ से आगे अंदर पाकिस्तान को नहीं आना है। तो काफ़ी टाइम जो गाड़ियाँ थी वो चलती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि वो बाद में वो टूरिज़म का जो सिलसिला था जो पाकिस्तान जाने का वो तो पूरा बंद हो गया। लेकिन अभी हमारे ब्रिगेड कमांडर साहब जो 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर साहब हैं, इन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ जो चेक पोस्ट लगी है, इन्होंने जो भी आते हैं लोग ये नाम लेकर कि हम अमन सेतु को देखने जाएंगे, उस लाइन को देखने जाएंगे जो हमारी बॉर्डर है, तो उन्होंने पूरा फुल अलाउ किया है। और हर दिन मुझे लगता है 15 से 30-40 गाड़ियों तक छोटी गाड़ी जाती हैं और बढ़िया गाड़ी भी जाती हैं, उस पर पूरा कोई रोक नहीं है और बाज़ाब्ता वहाँ पर भी देखते हैं आकर। लेकिन उसके अलावा और भी हमारे पास हो जो दलांजा है,
दलांजा हमारा लास्ट बॉर्डर है, लेकिन यहाँ से अमन सेतु है लास्ट, कम से कम 2-3 किलोमीटर का गैप है। वहाँ पर अगर दलांजा से खलेपट तक या शादरा तक एक ब्रिज लग जाए, वो ब्रिज से क्रॉस करके अमन सेतु जो लोग जाते हैं वो वहाँ से सीधे आएँ और गुरुद्वारा साहब को देखें, वहाँ से फिर सईद रंगिया इमाम बादशाह शादरा की ज़ियारत आती है, वहाँ देखें, और इस तरीके फिर पूरे गांव देखते देखते तो यहाँ उड़ी पहुँचें, तो मुझे लगता है उससे एक प्रमोट हो जाएगा, उस ब्रिज लगने से एक काफ़ी मतलब असर होगा इसको टूरिज़्म को। उड़ी में टूरिज़्म की अगर हम बात करें, ये जो है एक ऐसा सेक्टर है जिससे यहाँ के लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन किसी भी माहौल में, किसी भी कौम में अगर तरक्की लानी है या टूरिज़्म को बढ़ावा देना है, एक्सप्लोर करना है, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा पार्ट है इसका वो पीस है। तो जब भी किसी एरिया में पीस होगी तभी जाके वहाँ पे टूरिज़्म प्रमोट हो सकता है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सकता है, बाकी जितने भी तरक्याती काम हैं हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीस। तो पीस के लिए मेरी रिक्वेस्ट है दोनों जो मुल्क हैं वो आपस में बायलैटरल टॉक करें, पीस के हवाले से लोगों को जो है एक तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स करें आपस में जिससे दोनों मुल्क में जो पीस डेवलप्ड हो। जब लोगों को लगेगा कि हाँ पीस है तो सारी जो जितने भी डेवलपमेंट है, जितने भी सेक्टर्स हैं वो डेवलप्ड होंगे, लोग सेफ़ और सिक्योर महसूस करेंगे, तभी जाके एक मुल्क की जो है तरक्की की राह पे एक मुल्क आएगा। नाज़रीन, सवालों का सिलसिला अभी जारी है। हम बात करेंगे अब यहाँ के लोगों से विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मुल्क की तरक्की में जब तक एक औरत की तरक्की शामिल नहीं हो तब तक उस मुल्क की तरक्की भी अधूरी है। तो जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से कि क्या यहाँ की औरतों को, यहाँ की लड़कियों को तालीम के हवाले से इनके जो हकूक है वो दिए जाते हैं, और क्या कुछ अभी हमें करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी उस सोच को बदल सके जो सोच एक औरत को हमेशा पीछे रखती थी। अकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। खुदी को कर बुलंद इतना कि हक तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मुबाहिसा चल रहा था तालीम नस्वां पर, बच्चियों की तालीम भी, बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। जैसा कि हाजी मुसद्दक साहब ने बताया कि इन्होंने इस माशरे में एक नराली कुर्बानी देकर अपनी बच्ची वकील बनाई, अपनी बच्ची डॉक्टर बनाई। इस तरह मैं भी फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे पास तो मेरी उम्र ज़्यादा है, मेरी बच्चियों का टाइम वो गुजर चुका था, लेकिन भाई की बच्ची एक इस साल नीट क्वालिफाई कर चुकी है, दूसरी मेरी बहू है वो इस साल MA कर रही है, लास्ट उसको रह गया है। तो हमने अपने घर से स्टार्ट किया है। तो अगर हम तालीम नस्वां दीगरों को मशले राह बनने के लिए बच्चियों को कैद से निकाल कर उस जगह पर ले जाएं जहां पर उनकी इज़्ज़त, उनकी आबरू बढ़ सके, तो उसमें सब माशरा अगर तैयार हो जाए कि अपनी बच्चियों को तालीम, हालांकि हमारा जो ख़ानदान है, ये सारे बैठे हुए को पता है कि हम पीरों ख़ानदान से हैं, गिलानी सईद हैं, लेकिन हम अपनी बच्चियों को इंशाअल्लाह इस वक्त जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, BA से कम कोई बच्ची नहीं है, लेकिन इसमें बुनियादी तौर ये है कि वो इस काबिल नहीं बनी क्योंकि उनको एजुकेशन के मिलते वक्त कमज़ोरी, उस्तादों की कमी की वजह से हुई है। तो बुनियादी चीज़ वही है कि हमारे यहाँ इस तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए हम टेंटों में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम किराए पर मकान लेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन उस्ताद सब्जेक्ट के बराबर होने चाहिए। हमारा मैथ का टीचर होना चाहिए, हमारे साइंस का टीचर। मैं मैट्रिक हूँ, लेकिन मेरे बला जानता है बायोलॉजी किस बला का नाम है, केमिस्ट्री किस बला का नाम है, वो कैसी चीज़ है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब एजुकेशन देते हो, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम मुफ्त एजुकेशन दे रहे हैं, फिर उसकी सहूलियत मुहैया करो, वो उस्ताद मुहैया करो कि जो बच्चा मैट्रिक तक 8 से लेकर 10 तक उसको केमिस्ट्री बायोलॉजी का पता नहीं है, वो कैसे डॉक्टर बन सकता है। जिसने मैथ पढ़ा नहीं, A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + AB, जब उसको पता ही नहीं है, उसको खोलना और जोड़ना उसको नहीं आता है, A³ + C³ इसका पता ही नहीं है उसको,
तो वो कैसे आगे जाकर केमिस्ट्री में पास हो सकता है। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से, वक्त की गवर्नमेंट जो हमारी यूटी की है, इनसे यही हमें उम्मीद रखते हैं कि आपके माध्यम से कि ये हमारे एजुकेशन सेक्टर को और टूरिज़्म को बेहतर करने के लिए हमारे निज़ाम को यहाँ पर बेहतर करें। मैं एक ट्रेनर हूँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में। मेरा घर से निकलना मेरा सबसे बड़ा रोल है मेरे पापा मम्मी का। वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, हम आगे बढ़ें, हम आने वाली सोसाइटी को कुछ सिखाएं, कुछ एजुकेशन दें। जैसे हम वहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं, हम एजुकेशन देते हैं कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। वहाँ पे बिल्कुल कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर सिखाए या कुछ ऐसा बताए। वहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा कोई सिस्टम। लेकिन आर्मी की मदद से हमें वहाँ पे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन बना के दिया गया, जिसकी मदद से हम क्या जान सकते हैं क्या कि हमारे वहाँ के बच्चों को एजुकेशन मिली। कंप्यूटर एजुकेशन किसको बोलते हैं? जब हम पढ़ते थे स्कूल में तब एक अलग ये था। क्योंकि वो एक स्कूल पे डिपेंड होते थे। हम घर से जाते थे स्कूल में पढ़ना, वापस आके घर में स्कूल का काम करना, फिर उसके अलावा भी और भी बहुत सारे काम करना। लेकिन अगर हम देखा जाए वही काम अगर आज किए जाए, आज सारा काम हमारा फ़ोन पे होता है, आज सारा कुछ ऑनलाइन किए जाते हैं। लेकिन जब पहले होते थे तब सब कुछ हमारे फ़ोन पे, हम घर पे बैठ के अपना काम करते थे। हमें पेरेंट्स बोलते थे आप पढ़ो, हम बोलते आज का पेरेंट्स बोलते हैं आप पढ़ो, हम ऑनलाइन देख रहे हैं जी, हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमें जो भी पढ़ाया जाता था हमें स्कूल की मदद से पढ़ाया जाता था, वही हम घर आके पढ़ते थे, वही हमें स्कूल में पढ़ाते थे और हम घर आके पढ़ते थे। और हमें पेरेंट्स सबसे ज़्यादा गाइडेंस करते थे कि आप पढ़ो। जब मैंने 2005 में टेंथ किया, हमारा जो स्कूल था उसमें अगर हम देखें तो 20% वहाँ पे लड़कियाँ थी और 80% लड़के थे। वहाँ पे ज़्यादा जो मेजॉरिटी में लड़के थे। हमें हमारे समाज को अब थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मिल रही है। हमारे यहाँ अगर देखा जाए बैकवर्ड एरिया है, यहाँ इतनी गाइडेंस नहीं दी जाती। अगर हम तालीम हासिल, जिस तरह मैं आज MA BEd हूँ, कंप्यूटर डिप्लोमा है, मगर प्राइवेट स्कूल में जाती हूँ। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया। अगर मुझे कोई जॉब अच्छी मिल जाती या कोई अच्छी गाइडेंस होती, मैं किसी मकाम पे पहुँचती, तो उस चीज़ का हमारा जो समाज है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता। और मुझे देख के 10 लड़कियाँ उनके पेरेंट्स इंस्पायर होते इस चीज़ को देख के कि इसने तालीम हासिल की, इसने ये हासिल किया, हम भी अपने बच्चों को इस तालीम से रोशन कर। वो है जो डर को डराते हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे। जब थ्रिल टू मच हो तो हिम्मत कम क्यों। माउंटेन ड्यू अब 20 में 400 ml या उनको तालीम दें। अब तो काफ़ी हद तक यहाँ पे भी लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो चुका है। ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब तो ये नहीं है कि लड़की की या लड़के की तालीम, दोनों की तालीम को बराबर इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। मगर फिर भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, ख़ासकर फीमेल्स यहाँ पे, ऐसी माएँ ऐसी हैं जिनको एजुकेशन की अहमियत क्या है उसके बारे में वो नहीं जानती कि एजुकेशन की अहमियत है क्या। उनको यही है कि अगर हम बेटी को पढ़ाएंगे, दूसरे घर इसको जाना है, वहाँ इसको घर ही का काम करना है। अगर तालीम भी हासिल की, इतना पैसा लगाएंगे, तालीम हासिल की, दूसरे घर जाएगी तो वहाँ ही जाके उसको मतलब घर को संभालना है। वो ये है कि हमारी बेटियां जो हैं वो कहीं ना कहीं शाय फील करती हैं इस वजह से कि वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती। क्योंकि आप देखें हमारे यहाँ पर जो औरतें हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, उन्हें दूर दराज इलाकों में जाकर पढ़ना पड़ता है। हमारे पास कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता है या एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। तो जब वो एक अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी तो इंशाल्लाह वो भी आगे जाएंगी और बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर या जो भी बड़ी बड़ी इवेंट्स के अंदर वो हिस्सा लेंगी, उन्हें पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी आइडियोलॉजी पर और हमारी विजन पर। हमारे लोगों का विजन भी थोड़ा यहाँ पर शॉर्ट होता है कि हम अपनी बेटियों को इतने दूर तक पढ़ने भी नहीं देने जाते, और उसके अलावा जो हमारे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें भी हिस्सा नहीं लेने दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी विजन पर, हमारी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हमारा टूरिज़्म भी बूस्ट होगा और हमारी बेटियाँ बहनें भी पढ़ेंगी। तो बात यह है कि पहले तो बेटी को बचाना है। तो हमारी तो नज़रें मतलब बड़ी मतलब फीकी हैं
क्योंकि हम तो ऐसे पहाड़ी माहौल में, गंदे माहौल में रहते हैं कि यहाँ तो हम लोग पाप समझते हैं बेटी को पढ़ाना। ये है हमारे मतलब पुराना कल्चर तो हमारा ये था। लेकिन शुक्र है मैं एक स्कूल का टीचर भी था और हमने सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट किया। मेरी बहनों की हालत देखो, कोई पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरी बेटियों का देखो, एक डॉक्टर है और दूसरी वकील है और तीसरी मतलब ये MA इन इकनॉमिक्स है। तो 3 बेटियां हैं, तीनों की तीनों इंशाल्लाह हाई क्वालिफाई हैं। तो इसी तरीके बेटे भी हैं, सबको बिजनेस में लगाया है, किसी को मुलाजिम लगाया है। तो वो तब भी कि जब हमने घर से स्टार्ट किया, तो हमने अपने घर से स्टार्ट किया। वहाँ मेरी बेटी थी, मैंने कहा उसी को मैंने फर्स्ट एडमिशन दी यहाँ पर गुडविल स्कूल में। और अभी देखो आप गुडविल स्कूल में वही लड़की है आज मतलब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही है, लॉयर है। तो इस तरीके से क्यों नहीं पढ़ा? अगर हमारी नीयतें साफ नहीं है, हमारी नीयत बदनीयत है, हम बेटी को उठाएंगे, बकरियों के साथ लगाएंगे, भेड़ों के साथ लगाएंगे। जब बूढ़ी घर में मम्मी होगी, बोलेंगे इस मम्मी की खिदमत कर, तू तेरा काम यही है, बाहर घर से नहीं निकलना। किसी मौलाना के पास छोड़ेंगे नहीं कि ये कुरान पढ़े, किसी से वो तालीम सिखाने का बात ही नहीं है। हम लोग थोड़े दिमाग से क्या हैं, थोड़ा बैकवर्ड है। तो वो बैकवर्डनेस तो अभी गई नहीं है पूरी। अभी तो काफ़ी इलाकों में वैसी बैकवर्डनेस पड़ी हुई है, सभी तो नहीं है ऐसे, लेकिन अभी भी लोग जो हैं काफ़ी मतलब इसमें अभी पीछे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम उड़ी की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट पे जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स लॉन्च की हैं वो ग्राउंड लेवल पे 100% जो है लागू नहीं हो पा रही। उसकी बहुत सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रेडिशनल सोच, हमारे पेरेंट्स की अभी भी वही सोच है कि लड़की सिर्फ घर का काम करेगी, सिर्फ खाना बनाएगी, सिर्फ वो अपने घर की सेवा करेगी, भेड़ बकरियों के साथ जाएगी। इससे उनकी सोच आगे बहुत कम निकल पा रही है। तो लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को हर घर में जाके, क्योंकि पूरा माशरा जब इसमें इन्वॉल्व होगा, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएगा कि बेटी पढ़ के कितना ज़रूरी है, क्योंकि एक बेटी की जो तालीम है वो पूरे ख़ानदान की तालीम है। अगर इस चीज़ को समझेंगे तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। हमें सबसे पहले ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ पे, या गवर्नमेंट को या प्राइवेट, मतलब किसी लिहाज से भी लोगों को ऐसी तालीम देनी चाहिए। औरतों की तालीम जो है वो कितनी ज़रूरी है, उस पे ये एक लोगों को इस चीज़ की गाइडेंस देनी चाहिए कि तालीम कितनी ज़रूरी है, ख़ासकर फीमेल की। कहते हैं कि मर्द की पढ़ाई फ़र्द की पढ़ाई, औरत की पढ़ाई एक कौम की पढ़ाई। अगर हम एक औरत को तालीम देते हैं तो वो पूरे समाज को सुधारती है। अगर किसी मुल्क को डेवलप करना है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि एक औरत को हम तालीम दें। अगर एक औरत तालीम याफ्ता होगी, अपने समाज को डेवलपमेंट के मसाइल जो हैं या नहीं हो रहा है, अगर डेवलपमेंट नहीं है, क्या क्या वजूहात हैं उसके पीछे, वो बता सकती है। सबसे अहम बात है कि हमें औरतों को इस चीज़ की गाइडेंस देनी चाहिए कि तालीम कितनी ज़रूरी है, ताकि वो अपनी बच्चियों की तालीम की तरफ पूरी तवज्जो दें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी सरकार से, LG साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से, सदर साहब से, कि हमारा जो तहसील उड़ी बुनियार एरिया है ये बॉर्डर के मुंसलिक है पूरा एरिया। जब भी यहाँ शेलिंग होती है हम लोग इसमें पीछे जाते हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को बैंकर्स दिए जाएं। बार बार गवर्नमेंट ये ऐलान करती है बैंकर्स मिलेंगे, लेकिन आज तक हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से जब भी यहाँ गोले गिरते हैं, पाकिस्तान से जो भी गोला आता है ये हमारे सिविलियन पे गिरता है, हमारा नुकसान होता है। कई मकान इस बार भी ऑपरेशन संदूर में हमारे जब 2 तरफा शेलिंग हुई, इसमें हमारे नुकसान डैमेज हुए। आज तक लोगों को 1 लाख पार्शली मिला या 3 लाख फुली डैमेज, उससे मकान बन सकता है। आज 3 लाख में नीचे प्लांथ नहीं बन सकता है। हम आपकी माध्यम से, रूबरू चैनल की माध्यम से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को जिनका नुकसान हुआ पूरा मुआवजा दिया जाए। इससे 3 लाख से प्लांथ एक नहीं बन सकता है, और लोगों को रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है मुतबादल जहाँ शिफ्ट हो जाए। तो हम रूबरू चैनल की माध्यम से ये LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लोगों को बैंकर्स दिए जाएं। तहसील बुनियार, तहसील उड़ी तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर हमारी आबादी है। हमारी जो फार फलांग एरिया एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले लोग हैं, हमारी अगर प्रॉब्लमें जितनी हमारी हैं
अगर इतनों पे बात की जाए तो शायद पूरा दिन लग सकता है। मैं मुख्तसर आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सरकार से कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी तहसील उड़ी का है वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इस अरूज पर है कि दिन ब दिन हमारे बेरोजगार बच्चों की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। चाहे वो ड्रग्स का मसला हो, किसी भी किस्म का मसला हो, वो सिर्फ बेरोजगारी की वजह से इस चीज का शिकार बन रहे हैं। क्योंकि बेरोजगारी जो है वो इस वक्त यहां पे कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट नहीं है उड़ी में कि कोई बेरोजगार वहां पे काम करे बगैर इंडियन आर्मी के। एक वाहिद जरिया उड़ी के लोगों के पास है जो फार फ्लंग एरिया, जैसे मान लो दुलांजा है, जबड़ा बटाल है, माड़ियां है, जमूरपटन है, लच्छीपुरा है, या नाविया है, या ग्वालन है। ऐसे ऐसे जो एरिया हैं ये फौज के नजदीक बॉर्डर एरिया में पड़ते हैं। फिर भी हम सरकार से ज्यादा शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए, जो सच बात है वो इंडियन आर्मी का, क्योंकि ये फिर लोगों को काम, चाहे वो परमानेंट पोर्टर हो, कैचुअल पोर्टर हो, लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार आर्मी से मिलता है। मैं आपकी वसातत से हुकाम आला को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें शक नहीं है कि सबसे पहले जो बेरोज़गारी का मामला है ये थ्रू आउट स्टेट का है, लेकिन रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि हमारी जो उड़ी की पोजीशन है, यहाँ पर कोई कारोबार या किसी किस्म का हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर वो पढ़ लिख के इस वक्त ना घर के काम के रहे और ना मतलब कहीं मजदूरी पेशा करने के काबिल रहे। तो मैं आपकी इस चैनल की वसातत से हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस उड़ी की बच्चों की मजबूरी को और उनके वालिदैन की मजबूरी को, कि बच्चे आज उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं, क्योंकि बच्चे 14 साल या 20 साल पढ़ाए और आज वो माँ बाप को कुछ कमा कर देने के बजाय उल्टा वहाँ से खाने के लिए मांग रहे हैं। खुद कमाने के लिए भी उस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उनके हाथ में कारोबार नहीं है कि वो कारोबार करें, दुकान चलाएं, कुछ चलाएं, इतने फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं है। तो इस उड़ी के लिए कोई ऐसा पैकेज, जिस तरह पहले यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया था एक ज़माने में, 96 की बात है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कि उन्होंने इस बेरोज़गारी को मद्देनज़र रखते हुए थ्रू आउट हैबिटाट्स, यानी जहाँ जो भी विलेज था उसकी हैबिटाट्स के मुताबिक, उस स्कूल के मुताबिक, उसी गांव से 12th पास या उस वक्त थे या BA पास प्रायोरिटी पर लगाए गए और थोड़ी सी मतलब कमी आई। तो इस सिलसिले में हमारी यही इल्तिजा होगी हुकूमत बाला से कि कम से कम या तो उड़ी के लिए, जिस तरह 2005 में यहाँ पर CRP की जानब से जो इन्होंने हमारा इलाका ज़लज़ले में अडॉप्ट किया था, कमलकोट एरिया, कुछ लोग लगाए थे, तो उस सिलसिले में पूरी उड़ी को अगर लिया जाए, फार फ्लंग एरिया जो ऑन द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हैं, उनके लिए एक पैकेज बनाया जाए, आर्मी में भी एक फैसिलिटी दी जाए कि इनको कहीं भी मतलब दूसरे लोगों से तरजीह दी जाए ताकि वो अपना रोज़गार वो सिलेक्ट किए जाएँ और उनको रोज़गार मिल सके। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन, हम सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है आज इस टाइम में, अगर इंसान रहने के लिए जगह नहीं है तो वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन एजुकेशन के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। और एजुकेशन तब हम दे पाएंगे अपने बच्चों को जब स्टाफ होगा, जब वहाँ पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर होंगे। यहाँ पे अगर हम देखें 2018 में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हुई, उसके बाद कोई भी नहीं हुई। स्कूल में अगर 50 बच्चा है, वैकेंसी 5 हैं, एक टीचर है, वो क्या पढ़ाएगा 50 बच्चे को। उसके अलावा अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि अगर एक फादर टीचर है, हो सकता है कि उसका कोई बच्चा अनपढ़ मतलब रह जाए, मगर अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो वो कभी भी अपने बच्चे को एजुकेशन से दूर कभी नहीं रखेगी और उसकी कोशिश रहेगी कि मेरा बच्चा एजुकेशन हासिल करे। यहाँ
हमारे 2 ब्लॉक हैं। ब्लॉक परमपीला जो आता है वो टोटल 21 हलके पे मुश्तमिल है और ब्लॉक परमपीला 13 हलकों पे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक जगह 2 ब्लॉक हैं, एक में 13 हलके और दूसरे में 21 हलके हैं। क्या ये बराबर इसको नहीं कर सकते हैं? अगर 34 हलके हैं तो 17-17 दोनों ब्लॉक्स में नहीं आ सकते हैं। एक ब्लॉक में फंड अगर आता है 10 करोड़ रुपया, दूसरे ब्लॉक में भी आता है 10 करोड़, एक की डिस्ट्रीब्यूशन होती है 13 हलकों में, दूसरे की होती है 21 हलकों में। क्या ये अगर इंसाफ है? अगर गवर्नमेंट को ये चीज अगर लगती है कि ये हमारे साथ इंसाफ है फिर तो ठीक है। अगर ना इंसाफी है तो फिर पिछले 5 साल के 10 साल का हमें जवाब देना कि पिछले 10 सालों में हमें अगर इतना निजाम नहीं ठीक हो सकता है तो कौन सी डेवलपमेंट किया आपने? मैं इस पे क्यों सवाल करता हूं? एजुकेशन को होना इस तरह जरूरी है कि हमारे जोन जूला में 26 ऐसे टीचर हैं जो तनख्वाह यहां से निकलती है लेकिन वो ड्यूटियां कहीं और हैं। जब हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में आपने पूछा, बेटी किस तरह पढ़ेगी? जब हमारे स्कूल में या वहां पे 150 रोल होगा, 2 टीचर होंगे, तो बेटी क्या पढ़ेगी? बेटी कहां बचेगी? ये नुकसान जितना भी हो रहा है ये एजुकेशन सेक्टर की वजह से हो रहा है। एजुकेशन सेक्टर जो है उसका जो सिस्टम है वो पूरा फेलियर है, पूरा खराब है, क्योंकि हमारे जो फार फलंग एरिया के स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं है। तब जाके इन सारी चीजों को, अगर एक बेटी पढ़ेगी, एक बेटी डॉक्टर बनेगी, एक बेटी डीसी बनेगी, वो तब जाके अपने इलाके को डेवलपमेंट कर सकती है, अपने इलाके के लोगों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को चीज बता सकती है। तब जाके उजागर हो सकता है हमारा पूरा, यानी जितनी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उसका तब जाके ग्राउंड पे पता चलेगा जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। एक बेटा एक बेटी पढ़ लिख के आगे जाएगी। ड्रग्स पे मसला आपने बोला, ड्रग्स तब खत्म हो सकता है जब एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा। एक घर का बेटा बेटी पढ़ी लिखी होगी, वो अपने घर के सोसाइटी को ठीक कर सकती है। नाज़रीन, आज हमारी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे हमारी टीम ने दौरा किया था उड़ी इलाके का। हमें मालूम है कि आपके इलाके में भी कई सारे मुश्किलात होंगे, तो अगर आप चाहते हैं हमारी टीम अगला दौरा आपके इलाके का करे तो दिए गए साइट पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए रूबरू की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज। भाई साहब